बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पेज नंबर 375 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 21.12 है। इसका पार्ट नंबर ए आप ये देख लीजिए, अगर पार्ट बी भी देखना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको इसकी हिंट्स दे देता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल आई सॉल्व हुई भी है, इसे आप खुद कोशिश करें। मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ इसके। हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ आर इन अ सैम्पल ऑफ 18। सैम्पल ऑफ 18 का मतलब स्मॉल एन है और हमसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि हम सैम्पल डेटा की जो आर है उसको मालूम करें। आपने जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में पहले क्वेश्चन देखे हैं वहाँ पर हमें आर की वैल्यू बताई जाती थी और हम उस आर की वैल्यू की मदद से पॉपुलेशन की रो के बारे में ये इस तरह के हाइपोथेसिस बनाते थे। तो इस तरह के हाइपोथेसिस हम टेस्ट किया करते थे। तो अभी हमें आर की वैल्यू बतानी है, खुद हमें आर की वैल्यू दी नहीं गई है, ठीक है। तो वो आर की वैल्यू कह रहे हैं वो कैसी हो, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ आर इन अ सैम्पल ऑफ 18 पेयर्स फ्रॉम अ बाइवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन दैट इज सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल। 5% लेवल या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये 5% तो हो गया अल्फा। तो हमें कह रहा है कि आप आर की वो वैल्यू बताइए जो सिग्निफिकेंट है, ठीक है जी, आर की वैल्यू सिग्निफिकेंट। तो ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर हमें यह कहा जाए कि हम सैंपल डेटा का आर खुद बताएं जो सिग्निफिकेंट है। इट मींस कि आर की वो वैल्यू बताइए कि जिसकी वजह से या जिसके ऊपर पॉपुलेशन की जो रो है, पॉपुलेशन की कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो, वो इक्वल टू 0 का हाइपोथेसिस उसका रिजेक्ट हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसे क्योंकि ये रो इज इक्वल टू 0 की जो टेस्टिंग है ना वो इस आर की मदद से होती है, इस आर की बेस के ऊपर होती है। तो जो आर की वैल्यू इस रो को रिजेक्ट करे, इस हाइपोथेसिस को रो इज इक्वल टू 0 को रिजेक्ट कर रही हो, वो आर की वैल्यू कहलाती है सिग्निफिकेंट। अब रो इज इक्वल टू 0 की जो रिजेक्शन है या वो एक्सेप्टेंस वो किसकी बेस पर होती है, वो स्टेप नंबर 5 क्रिटिकल रीजन जो होता है उसके अंदर आप एक रूल लिखते हैं, उस रूल की बेस पर इसकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होती है। तो पहली बात तो ये पता हो कि आर सिग्निफिकेंट का क्वेश्चन जब आए तो हमें रो इक्वल टू 0 की जो ये है इसकी रिजेक्शन का हमें मसला है कि ये रिजेक्ट हो रहा हो, वो वैल्यू बतानी है आर की। अब ये हम लिखेंगे हम आगे कि देखिए इस तरह का रूल आपने क्वेश्चंस में देखा है। ये जो मैंने ए का नाम दिया हुआ है ना, तो टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा हाफ ms2, ये रूल हम यूज़ करते थे। लेकिन हम ऊपर लाइन लिखते थे वी रिजेक्ट एच नॉट की। तो आज हम रिजेक्ट एच नॉट की बजाय ये लाइन लिख दीजिए फॉर सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ आर, क्योंकि हमें आज आर की वैल्यू बतानी है। लेकिन आर की वैल्यू सिग्निफिकेंट का ताल्लुक रिजेक्शन के साथ ही है रिजेक्शन के साथ ही। लेकिन हम इस रूल के ऊपर आज ये लाइन लिख देते हैं फॉर सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ आर दिस इज टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा हाफ ms2। ये वही रूल है जो आपने क्वेश्चन में देखा। अब आपने ये करना है कि टी कैलकुलेटेड का फार्मूला अपने ज़हन में लाइए, वो ये था। यहाँ इन्होंने टी के साथ कैलकुलेटेड नहीं लिखा, तो आप यहाँ लिखें या ना लिखें, क्योंकि ये फार्मूला है यहाँ पर तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी टी लिखेंगे आप इसको। तो अच्छा, अब इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज का मसला यह है कि अभी आर की वैल्यू बताई नहीं गई क्वेश्चन में, ठीक है, हमें सिर्फ एन की वैल्यू दी गई है, आर की हमें खुद मालूम करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है अब कि इसको ए का नाम दे दीजिएगा पेपर में, या जब करना पड़े तो टी कैलकुलेटेड, ये टी का फार्मूला लिखिए। इस फार्मूला के अंदर एन की वैल्यू तो बताई गई है 18, वो पुट कर दीजिए, आर को छोड़ दीजिए और उसको आप यहाँ पर इन्होंने पुट किया है, देखिए यहाँ पर एन की वैल्यू 18 पुट किया है, आर को छोड़ दिया है। तो इन्होंने टी कैलकुलेटेड इसलिए नहीं कहा क्योंकि अभी यहाँ पर आर की वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है। तो आप इससे क्या लें, या इसको टी कैलकुलेटेड लिख दीजिए, कोई इतना नहीं है, हमारा जो मसला नहीं है इसमें। तो आप यहाँ टी कैलकुलेटेड इक्वल टू ये चीज़ लिखिए और कैलकुलेट इस फार्मूला से होता है, ये मैंने काम में यूज़ किया है पहले। तो रिलेशन में आने वाला टी कैलकुलेटेड आपका ये हो गया, बाकी रह गया टी अल्फा हाफ। तो ये टी अल्फा हाफ जो है, अल्फा हमारा इस काम में 0.05 है, तो 0.05 डिवाइड बाई 2 ये इस तरह से हो जाएगा। और एन आपको यहाँ पर 18 है, तो 18 माइनस 2 16 हो जाएगा, यानी टी 0.025 और यहाँ पर 16। तो ये जो वैल्यू आपको टेबल से मिलेगी ये उन्होंने ये की है जी, ये 0.025 और 16 के ऊपर उन्होंने वैल्यू दी है, ये दिस इज 2.12। बाकी उन्होंने ये लाइन इंग्लिश में लिखी है, ये वाली ये लाइन हमने शुरू में ऊपर लिख दी है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो वो बोल रहे हैं, ये भी ये जो बोला है उन्होंने, ये हमारे वही बात लिखी है ऊपर। तो ये हिस्सा
फार्मूला से आएगा और ये हिस्सा टेबल से आएगा। अब जो आपको ये फार्मूला से मिलेगा उसमें आप पुट कीजिए और जो टेबल से वैल्यू मिलनी है उसमें आप पुट कीजिए, तो ये इस तरह से बनेगा। इस रिलेशन को आपने सॉल्व करके तो आर की वैल्यू मालूम करने, जो पढ़ लीजिए आप इसको, ये इसका आंसर आ रहा है। हैंस द रिक्वायर्ड लीस्ट वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू दिस वन। यहाँ पर ये मुकम्मल है। ये पार्ट बी का सोल्यूशन है, आप करना चाहें कर लें। उसके बाद आपने ये करना है कि ये एक हमारे पास ये टेबल है, इसे आपने अच्छी तरह से याद करना है। ये टेबल है जी इनोवा टेबल, लेकिन ये रिग्रेशन के केस में है। ये एनालिसिस ऑफ ये रिग्रेशन या कोरिलेशन उस जैसे बोलना चाहे आप, ये रिग्रेशन मॉडल या इक्वेशन के लिए ये टेबल है हमारे पास। सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी है। ये टेबल हमारा इस इक्वेशन के लिए है। अब इस इक्वेशन में क्योंकि एक हमारा ये आ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रिग्रेशन के सामने आप 1 लिखेंगे, ठीक है। ये जो रिग्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 1, ये सी हो रही है क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर एक एक्स वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बाकी टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 होती है, n-1 है। ये तो इनोवा में भी पहले जो आपने मीन की टेस्टिंग देखी है वहाँ पर भी n-1 ही थी, तो n-1 में से ये 1 माइनस करेंगे तो आप n-2 मिलेगा। बाकी ये चीज़ें आपको याद करनी है जी। ये 2 कॉलम आप याद कर लीजिए। ms आपको पता है कि ये ss को डिवाइड करते हैं df से, तो ये बनता है। बाकी मेन आप ये 2 कॉलम मैंने आपको याद करना है। आगे फिर यह है कि ऐसा ही फिर हमारे पास ये मल्टीपल रिग्रेशन का मॉडल है जी। ये इक्वेशन है मल्टीपल रिग्रेशन की, और ये नीचे इसका इनोवा टेबल है। इधर यहाँ 2 लिखा हुआ है रिग्रेशन में, df यहाँ 2 लिखा हुआ है। 2 इसलिए लिखा है कि यहाँ पर 2x हैं, यानी 2 हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से हैं जी जो सिंपल के केस में थी। बाकी ये आगे एक और ये टेबल है, ये जनरलाइज फॉर्म में है जी। ये मल्टीपल रिग्रेशन जनरलाइज फॉर्म में है, तो इधर x1 x2 अप टू सो ऑन xp हैं, तो x की तादाद यहाँ पर ये 1 2 3 अप टू सो ऑन px है, तो यहाँ उन्होंने p लिख दिया। ये टेबल याद कर लें एहतियातन, लेकिन ये अहम है। इसको और इससे पहले वाले को याद कीजिए, इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए कि जितने x होते हैं यहाँ पर, जितने रिग्रेशन के इक्वेशन के अंदर x होंगे उनकी तादाद यहाँ आती है ऊपर। ये px है, लिहाजा यहाँ पर p आ रहा है। बाकी ये n-1 ही होती है, तो n-1 माइनस p, तो ये चीज़ मिलेगी आपको। तो बाकी ये आप पढ़ लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।